हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैम्पियन यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू स्टोरीज़ एंड न्यूज़पेपर। तो आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। आज तारीख है 22 जून 2024। तो सीधा शुरू करते हैं वीडियो को, और कोर्स के बारे में मैं आपको एंड में बता दूंगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है, केजरीवाल टू रिमेन। रिमेन मतलब रहना, तो केजरीवाल रहेंगे इन जेल में एज, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेज। स्टे का मतलब होता है यहाँ पर जिसको आप बोलते हैं रोक लगाना। तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है किस चीज़ पर? बेल ऑर्डर पर, जमानत आदेश पर। बेल इज जमानत, ऑर्डर इज आदेश। और किसका बेल ऑर्डर? ऑफ कोर्ट का। तो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी है। तो ये है हमारी हेडलाइन। तो यहाँ पे पहला वर्ड आप याद करें, रिमेन। इसका मतलब रहना, जैसे भूखा रहना, रिमेन हंग्री। ऐसे ही शांत रहना, रिमेन काम। और ऐसे कई सारे वर्ड आप जोड़ के बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने कनेक्टर यूज़ किया है एज को। एज का मतलब यहाँ पर क्योंकि से है। एज के हमारे 8 यूजेस होते हैं। वीडियो नंबर 200 आप देख सकते हैं इनसाइड द कोर्स। तीसरा यहाँ पे आप याद करें, स्टे मतलब रोक लगा देना। और चौथा वर्ड आप याद करेंगे, बेल। बेल मतलब जमानत, और ऑर्डर इसके साथ ही लिखा है तो जमानत का आदेश। इसके बाद अब आ जाइए नीचे, द हिंदू ब्यूरो न्यू दिल्ली एडिशन है ये हमारा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर अ डे लॉन्ग हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनवाई, और डे लॉन्ग मतलब जो दिन था, मतलब काफ़ी लंबी सुनवाई थी दिन की। तो अ डे लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबी जो सुनवाई हुई उसके बाद। और कौन सी सुनवाई? ऑन पर, किस चीज़ पर हुई? द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट्स प्ली। प्ली का मतलब याचिका। तो ईडी की जो याचिका है उस पर पूरे दिन बहस हुई है उसके बाद। और ये प्ली कौन सी थी, कौन सी याचिका? चैलेंजिंग, जिसमें चैलेंज किया गया है। तो जिसमें चैलेंज किया गया था द बेल, जमानत को। तो चैलेंज इज चुनौती देना, जिसमें चुनौती दी गई थी जमानत को। और कौन सी जमानत? ग्रांटेड, जो प्रदान की गई थी, जो दी गई थी टू चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इन एक्साइज पॉलिसी केस। तो जो भी ये उत्पाद शुल्क नीति या शराब घोटाला है, तो उस केस में जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, तो उस को चुनौती देते हुए उस बेल को, तो ये जो ईडी की याचिका थी, तो इस पर सुनवाई के बाद तो क्या हुआ था? द दिल्ली हाई कोर्ट जो है ऑन फ्राइडे को पुट ऑन होल्ड, इसने रोक लगा दी। पुट ऑन होल्ड का मतलब है स्टे करना। तो इन्होंने रोक लगा दी किस पर? द ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उस पर। पूरा मतलब बता देता हूँ एक बार फिर से, कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, फ्राइडे को इसने रोक लगा दी जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था उस पर। और किसके बाद? आफ्टर अ डे लॉन्ग हियरिंग, मतलब काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद। सुनवाई कौन सी थी? ऑन ईडी की जो याचिका थी, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था जमानत को जो दी गई थी अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे आप वर्ड याद करें, और डे लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबी। दूसरा वर्ड हियरिंग इज सुनवाई। तीसरा वर्ड है प्ली यानी कि याचिका। और चौथा वर्ड है ग्रांट करना। ग्रांट मतलब प्रदान करना, जैसे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता प्रदान करे। और एक्साइज पॉलिसी केस, एग्जैक्ट हिंदी होती है उत्पाद शुल्क नीति, या फिर शराब घोटाला वगैरह कह सकते हो। और अगला वर्ड याद करेंगे, पुट ऑन होल्ड मतलब स्टे करना, मतलब रोक लगाना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से आपको पूरा समझ में आया। अब आ जाइए इसके नीचे वाला पैराग्राफ। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं यहाँ तक। तो ये किसने कहा है? अ वेकेशन बेंच।
मतलब ये जो छुट्टियों में जो बेंच बैठती है, बेंच मतलब पीठ, किसकी पीठ? ऑफ जस्टिस, जो न्यायमूर्ति, जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन। तो इनकी जो बेंच है, वेकेशन बेंच, छुट्टियों में बैठती है, तो सैड। तो इसने कहा, तो इस बेंच ने क्या कहा? अब ये डबल इनोटेड में उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डर, कह रहे हैं इस आदेश की घोषणा तक। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, यानी कि अनाउंसमेंट, और टिल मतलब तक। तो ये जो आदेश है, ये जो स्टे का है, तो कह रहे हैं जब तक ये पूरा ये घोषणा नहीं हो जाती इसकी, तब तक क्या होगा? दी ऑपरेशन, जो एक्शन है मतलब लागू करना, किसको? जो ऑपरेशन है ऑफ द इम्पंज्ड ऑर्डर। इम्पंज्ड का यहाँ पे मतलब होता है लड़ाई वाला, या फिर आप दूसरे इसको ऐसा बोल सकते हैं विवादित, डिस्प्यूटेड, जिस पर विवाद होता है। तो इम्पंज्ड मतलब विवादित ऑर्डर। तो ये जो विवादित ऑर्डर है, तो इसका जो ऑपरेशन है शैल रिमेन स्टेड, तो उस पर रोक रहेगी। और ये कौन, किसका ऑर्डर, किसका विवादित ऑर्डर है ये? ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का। तो यहाँ तक पूरा मतलब निकालते हैं, कह रहे हैं कि इस आदेश की घोषणा तक जो ऑपरेशन है, किसका ऑपरेशन? इस विवादित ऑर्डर का। और किसका विवादित ऑर्डर? ट्रायल कोर्ट का। तो ये जो है ऑपरेशन इस इम्पंज्ड ऑर्डर का शैल रिमेन स्टेड, तो इस पर अभी स्टे में रहेगा, मतलब रोक रहेगी। तो ये कहा वेकेशन बेंच ने ऑफ जस्टिस सुधीर कुमार जैन। एडिंग दैट, तो उन्होंने ये भी कहा कि ही वॉज रिजर्विंग द ऑर्डर, कि वो ऑर्डर को सुरक्षित रख रहे हैं। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ नरेशन का यूज़ किया है, इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे इज हमारा बदल गया वॉज में। उन्होंने कहा होगा आई एम रिजर्विंग द ऑर्डर, बट हम इनडायरेक्ट नरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ही वॉज रिजर्विंग, एक टेंस पीछे हम जाते हैं। तो वो रिजर्व कर रहे हैं, मतलब सुरक्षित रख रहे हैं ऑर्डर को, फॉर 2 to 3 days, 2-3 दिन के लिए। एज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू गो थ्रू, क्योंकि वो चाहते हैं गो थ्रू द एंटायर रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, एंटायर मतलब पूरा का पूरा। तो ये जितना भी रिकॉर्ड है इससे गो थ्रू होना चाहते हैं, मतलब पूरा पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे वॉन्ट जो है हमारा वो बदल गया वॉन्टेड में, तो उन्होंने कहा होगा आई वॉन्ट टू गो थ्रू, बट ये इनडायरेक्ट नरेशन है इसलिए ही वॉन्टेड, एक टेंस डाउन। तो यहाँ पर आप वर्ड याद करें, पहला प्रोनाउंसमेंट इज घोषणा, दूसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन का सीधा सा मतलब है उसको कार्यान्वित करना, मतलब लागू करना, एक्शन में लेकर आना, इम्प्लीमेंट करना। अगला वर्ड याद करें इम्पंज्ड। इम्पंज्ड एक वर्ब भी होती है, बहस करना, झगड़ा करना, और यहाँ पे इम्पंज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विवादित, बहस वाला। तो विवादित ऑर्डर, इम्पंज्ड ऑर्डर। और दूसरा वर्ड होता है इसके लिए डिस्प्यूटेड। और इसके अलावा रिमेन स्टेड मतलब वहीं पे होल्ड पर रहना, जस्टिस इज न्यायमूर्ति, रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, और एज इज क्योंकि, एंटायर मतलब पूरा का पूरा, और एक वर्ब है गो थ्रू मतलब पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ लिखा है द ईडी हैड मूव्ड एन अर्जेंट प्ली। तो ईडी ने मूव किया था अर्जेंट प्ली, मतलब तात्कालिक, यानी कि इमरजेंसी जो याचिका होती है तुरंत वाली, तो वो दी थी। तो मूव एन अर्जेंट प्ली मतलब जो तात्कालिक यानी कि इमरजेंसी प्ली होती है उसको देना। तो इन्होंने इमरजेंसी याचिका लगाई थी चैलेंजिंग, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था या चैलेंज करते हुए द ट्रायल कोर्ट्स बेल ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट का जो ये जमानत आदेश था इसको चुनौती देते हुए। और ये ऑर्डर कौन सा? विच, जो, यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच वॉज पास्ड, जो पास किया गया। पास्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विच यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है इस पास के लिए, और यहाँ पे वॉज लगा हुआ है,
पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस। तो कौन सा ऑर्डर? विच वॉज पास्ड, जो पास किया गया लेट थर्सडे इवनिंग। तो इवनिंग थर्सडे को काफ़ी देर हो चुकी थी इवनिंग में तब। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको हो गया क्लियर एकदम। तो यहाँ पर मूव एन अर्जेंट प्ली, इसका मतलब हो गया तात्कालिक याचिका दर्ज करना, दाखिल करना। चैलेंजिंग इज चुनौती देते हुए, यहाँ पे ये जेरेंट का काम कर रहा है। और पास तो आप जानते हैं बिल पास होता है, कोई भी चीज़ है उसको पास कर देना। और इसके अलावा बाकी आई थिंक मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस विच रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यहाँ यूज़ हुआ है। और टेंस कौन सा लगा है? ईडी हैड लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये जो हैं एसवी राजू। तो ये एएसजी हैं एसवी राजू। कंटेंडेड, कंटेंडेड यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रहा है और इसका मतलब होता है दावे के साथ कहना। कोई चीज़ है हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं तो उसको बोल देते हैं कंटेंडेड। तो ये जो एसवी राजू हैं तो इन्होंने पूरे दावे के साथ कहा। और ये एसवी राजू कौन? रिप्रेजेंटिंग, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं द ईडी का, मतलब ईडी की तरफ से ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो इन्होंने ये दावा किया दैट की द एजेंसी वॉज नॉट गिवन, कि एजेंसी को नहीं दिया गया। एजेंसी कौन? ईडी की ही बात हो रही है, तो इनको नहीं दिया गया। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एजेंसी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस। तो इनको नहीं दिया गया एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, तो पर्याप्त मौका इनको नहीं दिया गया टू आर्ग्यू, बहस करने के लिए, इट्स केस, उनके केस को। यहाँ तक क्लियर हुआ सारा। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे पर्याप्त मात्रा में पानी, ऐसे ही एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मतलब पर्याप्त अपॉर्चुनिटी। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ईडी का, उन्होंने जोर देते हुए बहस करी, ये दावा किया कि एजेंसी को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई बहस करने के लिए उनके केस में। बाय, द्वारा, किसके द्वारा नहीं दी गई? द ट्रायल कोर्ट के द्वारा। आगे लिखा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सीनियर एडवोकेट्स, जो वरिष्ठ वकील हैं, अभिषेक सिंघवी एंड विक्रम चौधरी, तो ये दो लोग रिप्रेजेंटिंग, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मिस्टर केजरीवाल, इनकी तरफ से लड़ रहे हैं। अर्ज्ड, इन्होंने आग्रह किया, विनती करी, द हाई कोर्ट से। क्या अर्ज किया इन्होंने? नॉट टू स्टे, कि वो रोक न लगाएं, द बेल ऑर्डर, जमानत आदेश पर। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा होगा प्लीज़ डोंट स्टे द बेल ऑर्डर। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। जब हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो ये सैड हमारा बदल गया अर्ज के अंदर। फिर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को नॉट लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं ऑलरेडी कोर्स के अंदर। नरेशन की 4 वीडियोस है, देख लीजिएगा। फिर देखिए सेमीकोलन लगाकर और एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। और क्या हुआ? एक तो इन्होंने ये बोला कि भाई जो बेल ऑर्डर है इस पर रोक ना लगाई जाए। दे इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसकी बजाय, दे सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, दैट की द कोर्ट सेंड हिम बैक टू जेल, कि कोर्ट उन्हें वापस जेल में भेज दे। इफ़, अगर, इट फाउंड, अगर उनको मिलता है, इट यहाँ पे कोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है, कह रहे हैं अगर कोर्ट को फाउंड, अगर उनको मिलता है या फिर लगता है, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मतलब होता है काफ़ी भारी भरकम, बहुत ज़्यादा। एंड कोजेंट, कोजेंट मतलब होता है ठोस, जैसे ठोस सबूत होते हैं, कोजेंट प्रूफ, उसी तरह से कोजेंट सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मतलब हो जाता है परिस्थितियाँ, सिचुएशंस। तो कह रहे हैं अगर उनको काफ़ी भारी और ठोस परिस्थितियाँ मिलती हैं तो कोर्ट केजरीवाल को वापस जेल में भेज सकता है, इसकी बजाय, किसकी बजाय? बेल ऑर्डर को स्टे करने की बजाय। तो उन्होंने ये सब कहा।
तो यहाँ पे वर्ड याद करने वाले हैं। एक तो फ्रेज है अच्छा हमारा, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। ये ऐसे यूज़ होता है, ऑन वन हैंड एक तरफ ऐसा, फिर सेंटेंस, फिर ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, फिर एक सेंटेंस। दूसरा वर्ड यहाँ पे याद कर लीजिए, अर्ज। अर्ज मतलब एक तरह से विनती करना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। और इंस्टेड मतलब की बजाय, जैसे आई विल गो टू जयपुर इंस्टेड, मतलब मैं जयपुर जाऊंगा किसी चीज़ की जगह पर। अगर मैं बोल रहा हूँ विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे, तो मैं बोलता हूँ नो आई विल गो टू जयपुर इंस्टेड। इसका मतलब है दिल्ली के बजाय मैं जयपुर जाऊंगा, तो वही है इंस्टेड। और सजेस्टेड का मतलब हो गया सुझाव देना। और बहुत अच्छा वर्ड है ओवरवेलमिंग, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है काफ़ी भारी भरकम। जैसे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, किसी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है काफ़ी ज़्यादा, तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हम कहेंगे। और ये भी अच्छा वर्ड है हमारा कॉजेंट, इसको सीधा सीधा लिंक कर दे, ठोस सबूत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सबूत, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस, काफ़ी जो पक्का होता है। और सर्कमस्टेंसेस इज़ परिस्थितियाँ। और गाइज़ अगर आपको वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आपके 5-10 सेकंड लगेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको और भी वीडियोस दे सकूं। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा है प्रेजेंटिंग। प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना। तो प्रेजेंटिंग हिज केस, अपने केस को प्रस्तुत करते हुए, सामने रखते हुए, किसके सामने, बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट के समक्ष या हाई कोर्ट के सामने अपने केस को रखते हुए या प्रस्तुत करते हुए, मिस्टर राजू सेड, मिस्टर राजू ने कहा। अब उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये सारे ऊपर तक। यहाँ लिखा है, इन्होंने कहा मटेरियल फैक्ट्स, जो भी मटेरियल तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वर नॉट कंसीडर्ड, मतलब जो लिखे हुए वगैरह फैक्ट्स हैं, तथ्य, उनको कंसीडर नहीं किया गया, उन पर विचार नहीं किया गया। वर लगा हुआ है, कंसीडर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मटेरियल फैक्ट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो मटेरियल फैक्ट्स को इन पर विचार नहीं किया गया बाय द ट्रायल कोर्ट, इनके द्वारा। देयर कैन नॉट बी अ बेटर केस, कह रहे हैं इससे बढ़िया केस नहीं हो सकता है। तो देयर कैन नॉट बी अ बेटर केस देन दिस वन, तो इस केस से बेटर केस नहीं हो सकता है। फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, बेल को कैंसिल करने के लिए। तो ये हमारा देयर का चैप्टर है। नेक्स्ट है देयर कैन नॉट बी ग्रेटर परवर्सिटी। तो कह रहे हैं इससे ज़्यादा, इससे ग्रेटर, इससे बड़ी परवर्सिटी नहीं हो सकती है देन दिस, इसकी बजाय। तो इससे ज़्यादा जो दुष्टता है, तो परवर्सिटी क्या होता है, दुष्टता, उद्दंडता, ठीक है। दुष्टता तो समझ में आता ही है आपको, और दूसरे भाषा में बोल देते हैं उद्दंडता। तो इससे बड़ी उद्दंडता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे कैन नॉट पैसिव वॉइस है, बी लगा हुआ है, सॉरी पैसिव नहीं है, एक्टिव ही है। बी का यहाँ पर मतलब होने से है, तो होना यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ड आप याद करें, पहला है प्रेजेंट करना यानी कि प्रस्तुत करना, सामने रखना किसी चीज़ को। दूसरा वर्ड है फैक्ट्स यानी कि तथ्य। कंसीडर इज विचार करना, और इसके अलावा आप ये ऊपर वर्ड कर सकते हैं परवर्सिटी, इसका मतलब हो गया दुष्टता, उद्दंडता। नाउ नेक्स्ट है, अब डबल इन्वर्टेड कोमास में यहाँ नीचे तक है ये, ही सैड, तो उसने कहा। अब क्या बोला, आई वॉज नॉट अलाउड, ईडी की तरफ से जो है राजू वो कह रहे हैं आई वॉज नॉट अलाउड, मुझे आज्ञा नहीं दी गई। अलाउड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो मुझे आज्ञा नहीं दी गई टू आर्ग्यू फुली, पूरी तरह से बहस करने की। आई वॉज नॉट गिवन प्रॉपर टाइम, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। अगेन पैसिव वॉइस, किस चीज़ का टाइम नहीं दिया गया, टू फाइल, फाइल करने का, किस चीज़ को, रिटर्न सबमिशंस, मतलब लिख के जो सबमिशन है सबमिट करना, तो उस चीज़ के लिए भी समय नहीं दिया गया। द ट्रायल कोर्ट सैड, ट्रायल कोर्ट ने कहा फिनिश ऑफ इन हाफ एन आवर, कि आधे घंटे में फिनिश करो, किसको, इस रिटर्न सबमिशन को, जो भी लिखना है आधे घंटे में फिनिश करो। तो ऐसा उन्होंने कहा एज, क्योंकि इट वांटेड टू डिलीवर द जजमेंट,
क्योंकि वह चाहती थी, मतलब ट्रायल कोर्ट चाहती थी, डिलीवर करना जजमेंट को मतलब फैसला सुनाना चाहती थी। तो डिलीवर द जजमेंट ये एक वर्ब है, इसका मतलब हो गया फैसला सुनाना। और वांटेड यहाँ पे लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे ऊपर पास्ट है तो ये भी पास्ट में जाएगा, और एज यहाँ पे क्योंकि के लिए है। इसके अलावा बाकी आई थिंक सिंपल वर्ड्स हैं, इतने मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद और क्या बोला? इट डिड नॉट गिव अस, तो कोर्ट की बात हो रही है, उसने हमें नहीं दिया फुल अपॉर्चुनिटी, पूरा मौका, टू आर्ग्यू द केस, इस आर्ग्यू मतलब इस केस पर आर्ग्यू करने का। ही सैड, उसने कहा। तो ये तो आई थिंक सिंपल इंग्लिश थी, इतनी मुश्किल नहीं है। तो अब आज ये लास्ट पैराग्राफ, और इससे पहले अब आपको बता दूं कोर्स के बारे में। अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को सीख रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उनको। तो आप भी ज़रूर सीखें, आपके सारे के सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। और मेरी मास्टरी जो है ना वो रूल्स में है। इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश हो, रिटन इंग्लिश हो, हर चीज़ में मेरी मास्टरी है। तो रूल्स में हो नहीं सकता जो मुझसे सीखेगा उसको रूल में कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए। बस आपको एक बार सीखना है, सीखने के बाद फिर आप भी अपने मतलब इस लायक हो जाएंगे कि आप खुद भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर सीखिएगा। कोर्स का प्राइस है 799, फ्यूचर में जल्द बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली आप कंसीडर करें इसे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे लास्ट पैराग्राफ को। यहाँ पे लिखा है रिफ्यूटिंग, अच्छा वर्ड है, रिफ्यूटिंग मिस्टर राजूज क्लेम। तो यहाँ पर रिफ्यूट का जो मतलब है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, रिफ्यूट इसका मतलब होता है खंडन करना। ठीक है, मिस्टर राजू के जो दावे हैं, क्लेम्स जो हैं, दावे, इनका खंडन करते हुए, जो ये क्या कह रहे थे राजू की, मुझे समय नहीं दिया गया, इस तरह से कुछ ये ऊपर जो हमने पढ़ा, तो इसका खंडन करते हुए मिस्टर सिंघवी जो केजरीवाल के वकील है, सैड, इन्होंने कहा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज है एंड तक, तो इनके वर्ड क्या थे? दिस मैटर लास्टेड, ये मुद्दा चला। लास्ट यहाँ पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चलना। तो ये मुद्दा चला फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे तक, बिफोर द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के समक्ष या सामने। नियरली 3 आवर्स 45 मिनट्स, कह रहे हैं करीब करीब 3 घंटे 45 मिनट्स वर टेकन, वो लिए गए बाय मिस्टर राजू की तरफ, मतलब राजू के द्वारा। टेकन यानी कि लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा हुआ है। तो नियरली 3 आवर्स 45 मिनट्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो करीब करीब इतने घंटे लिए गए मिस्टर राजू के द्वारा। एंड देन, और फिर, ट्रायल जज इज़ फॉल्टेड, और फिर ट्रायल जज जो है उसकी गलती है। फॉल्टेड इज़ गलती होना, तो उनकी गलती है। बिकॉज, क्योंकि, शी डज नॉट रिपीट, क्योंकि उन्होंने रिपीट नहीं किया एवरी कोमा, हर कोमा को, एंड फुल स्टॉप को। अब ये इसका क्या सेंस है वो मुझे नहीं पता, ये आपको कोर्ट वाले ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, एडवोकेट्स। तो कि जो कोर्ट है, कोई लेडी होंगी, तो उन्होंने शी डज नॉट रिपीट, मतलब वो रिपीट नहीं करती हैं हर कोमा और फुल स्टॉप को। अभी इसका क्या मतलब है पता नहीं, किस सेंस के लिए यूज़ किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। तो इसके साथ हमारी वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब आप चाहें तो अगर मेरी बुक बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर कोर्स ज्वाइन करना है ऑनलाइन, तो आप मेरा रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करें ऐप के अंदर। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।